वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही करेंगे और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन रहे होंगे तो उसको सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि एक एक क्वेश्चंस का हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। और अगर जिसका एग्ज़ाम 31 को जिसका एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम 31 जनवरी का टीजीटी का एग्ज़ाम है, हरियाणा टीजीटी का एग्ज़ाम है, तो जितने भी मैंने जो ओल्ड ऑब्जेक्टिव वीडियोस की जो वीडियोस अपलोडेड हैं उनको आप देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपको वो पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है आने वाले टाइम में, जिनका भी एग्ज़ाम है टीजीटी का, आई थिंक 31 को टीजीटी का हरियाणा में एग्ज़ाम है, तो अगर आप वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ बनी है तो उसको आप एक बार ज़रूर देख के जाइए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं बता दूं कि वो लोग भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको आप लोग रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस में मतलब ले चुकी हूँ, उसमें जो क्वेश्चंस मैं लिख चुकी हूँ, उसको जो पढ़ा चुकी हूँ, तो जाहिर सी बात है आने वाले वीडियोज़ में आपको वो क्वेश्चन शायद ना मिले, ठीक है। क्योंकि मैं नए नए क्वेश्चंस लाने की कोशिश करती हूँ कि मतलब जाहिर सी बात है अगर वही पुराने बार बार मैं रिपीट करूँगी तो फिर इतना लेंदी जो सिलेबस होता है तो कैसे कंप्लीट होगा। तो आप जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी नए हमारे भाई बहन हैं जो अब हमसे जुड़े हैं, तो आप उन सब चीज़ों को देखिए। और जितने भी ओल्ड वीडियोज़ हैं तो उसको प्लेलिस्ट में मैंने दे रखा है, बिल्कुल सीरियल वाइज दे रखा है, तो उसको आप देखिए। क्योंकि जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, जैसे कि मैंने आपको अवनीनाथ ठाकुर पढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है फिर से अवनीनाथ ठाकुर को मैं नहीं पढ़ाऊंगी। नंदलाल बोस को पढ़ा दिया तो नंदलाल बोस को फिर से नहीं पढ़ाऊंगी। तो कहने का सेंस ये है जो जो टॉपिक हो चुके हैं तो उनको तो यहाँ पर रिपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि टीजीटी का और पीजीटी का सिलेबस काफ़ी लेंदी है। तो आप लोग अच्छे से पुरानी वीडियोस को देखिए। फिलहाल ऑब्जेक्टिव की प्लेलिस्ट मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट करिए और जितने भी वीडियोस हैं आप उसको देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप मुझ पे यकीन करिए, आपको वो चीज़ें बहुत समझ में आएंगी, ठीक है। अगर आप वाकई में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वैसे तो आपकी मर्ज़ी, मेरा काम था आपको सिर्फ सजेशन देना, ये मेरा सजेशन है, इट्स नॉट माई ऑर्डर, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके भी आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन में देने, जैसे कि आप हर वीडियो में अपने आंसर्स मुझे बताते हैं, कमेंट सेक्शन में बताते हैं, और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो भी आप बताते हैं। तो इसी तरीके से आपको इस वीडियो में भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपको मुझे बताना है, ठीक है। आपको मतलब मुझे क्या मतलब, आप खुद ही जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो रहे हैं, तो आप वहाँ पर जो है लिख दीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। तो उस तरीके से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, और मुझे भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल मुझे कितना रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल हार्ड रखना है या थोड़ा सा कम रखना है, या उसी क्वेश्चन को और थोड़ा सा समझाना है, तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के क्वेश्चन, और आज के क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम लोग आराम से करेंगे, समझ के करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें थोड़े से रिपीट क्वेश्चन हुए थे, तो मैंने जल्दी कर दिया था। तो एक लोग का कॉमेंट आया था, मैम धीरे धीरे पढ़ाइए, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से कहने का मतलब उससे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चंस बन रहे होंगे उसको हम लोग यहाँ पर समझ के करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग आंसर्स कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है? सबसे पहले देखिए यहाँ पर सचित्र लिखा है, यानी कि चित्र के सहित। जो कल्पसूत्र जो पुस्तक है आपको बताना है, जो ग्रंथ है वो किस धर्म से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, बौद्ध धर्म हो जाएगा, हिंदू धर्म हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा, या वैष्णो धर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो कल्पसूत्र जो ग्रंथ है, सचित्र ग्रंथ है, वो किस धर्म से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो जैन धर्म ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर एक और चीज़ आपको याद रखनी, जो कल्पसूत्र जो ग्रंथ है, ठीक है, तो अगर पूछा जाए इसकी सबसे उत्तम प्रतिलिपि जो है
वो कौन सी है, तो कौन सी है, जौनपुर। इसका मतलब कि कई जो है इसकी प्रतिलिपियां तैयार की गई हैं, यानी कि अलग अलग टाइम में अलग लोगों ने कई प्रतिलिपियां तैयार की गई हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे उत्तम की अगर बात कही जाए तो आपको क्या याद रखना है, आपको जौनपुर की याद रखना है। ठीक है, जो क्या है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। ठीक है, यानी गोल्डन वर्ड्स में लिखी गई है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये वाली जो प्रतिलिपि है वो क्या है, आपकी गोल्डन वर्ड्स में लिखी गई है, सुनहरे अक्षर में लिखी गई है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो जैन धर्म है, यानी कि जाहिर सी बात है जो कल्पसूत्र जो सचित्र पुस्तक है वो किस शैली में आपको बताना है। तो कब शैली मैंने बताया था, तो यहाँ पर आपको याद रखना गुजराती शैली, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुजराती शैली भी बोलते हैं। गुजराती शैली को ही हम लोग पश्चिमी भारतीय शैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिमी भारतीय शैली बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको याद रखना है अपभ्रंश शैली भी बोलते हैं, यानी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इस शैली का नामकरण किया है। ठीक है, तो किसने किसका नामकरण किया ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो अपभ्रंश शैली यहाँ पर याद रखना है। तो इस तरीके या तो जैन, यहाँ पर जैन शैली यानी कि जैन धर्म से है तो जैन शैली भी कहा गया है। ठीक है, तो कहने का मेरा सेंस क्या है, अब इस क्वेश्चन को फिर से समझिए कि कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर पूछा जाए गुजराती शैली का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शंस वहाँ पर कई पर दिए होंगे, कई बहुत से दिए होंगे, या पूछा जाए इनमें से गुजराती शैली नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना गुजराती शैली या पश्चिमी भारतीय शैली या अपभ्रंश शैली या जैन शैली। अगर ये सारे क्या है, एक ही शैली के नाम हैं। ठीक है, ये एक ही शैली के नाम है, अलग अलग लोगों ने इसका नामकरण अलग अलग तरीके से किया है। ठीक है, इस तरीके से ये आपको याद रखना है। फिर आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर कहा जाए सबसे पहले कागज़ पर लिखी गई और चित्रित की गई पुस्तक कौन सी है, तो आपको कल्पसूत्र को ही याद रखना है। यानी कि सबसे पहले कागज़ पर लिखी गई तथा चित्रित की गई प्रमाणित पुस्तक कौन सी है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, आपको कल्पसूत्र को ही याद रखना है। किसको याद रखना है, कल्पसूत्र को याद रखना है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, कुछ विद्वानों ने कल्पसूत्र को बताया है और कुछ विद्वानों ने किसको बताया है, ध्वन्यालोक को बताया है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं अभी थोड़ा सा क्लियर आउट करने की कोशिश करती हूँ। ध्वन्यालोक को बताया है। देखिए कुछ विद्वानों ने कहा है कि सबसे पहली कागज़ पर लिखी गई तथा चित्रित की गई पुस्तक कल्पसूत्र है। कुछ लोगों ने ध्वन्यालोक को बताया है, यानी कि इससे पहले, यानी कि ये पहले हुई थी और ये बाद में हुई थी। लेकिन जब इसमें कागज़ की डेफिनेशन जो होती है, कागज़ किसे कहते हैं, अगर उसके आधार पर जब फिर लोगों ने मतलब थोड़ा सा उसको डिस्कस किया, तो जो है अगर दोनों ऑप्शन दी हो तो आपको कल्पसूत्र बताना है। यानी कि ध्वन्यालोक को भी मानते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर उसको कायदे से और थोड़ा सा उसको मतलब एनालाइज किया गया तो क्या है, इसको इसके ऊपर थोड़ा सा कम जाता है। ठीक है, तो इसलिए कल्पसूत्र को आपको याद रखना है, लेकिन कुछ विद्वान ध्वन्यालोक को भी मानते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किससे याद रखना है, कल्पसूत्र को याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ और इससे आपको कई क्वेश्चन यहाँ पर मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो भारतीय चित्रकला है उसके नवीन जागृति है। ठीक है, यानी कि मॉडर्न आर्ट की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर ईवी हैवल हो जाएंगे, यहाँ पर इंडियन की बात मैं बोल रही हूँ, ईवी हैवल हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, अवनीनाथ ठाकुर हो जाएंगे या नंदलाल बोस हो जाएंगे। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिए, पढ़ दिए। आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि मैम ऑप्शंस भी पढ़ दिया करिए, तो इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शंस भी पढ़ दिए मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवनीनाथ ठाकुर को आपको याद रखना है कि भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता। ठीक है, नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। ठीक है, और आपको चीज़ें याद रखनी है, अवनींद्रनाथ ठाकुर की अगर टेक्निक पूछी जाए किस माध्यम में उन्होंने काम किया है, तो मेन आपको याद रखना है वॉश। ठीक है, मेन आपको क्या याद रखना है, वॉश पूछा जाता है, टेक्निक इनकी कौन सी है, तो वॉश आपको याद रखना है। फिर इनके आपको कुछ चित्र भी याद रखने हैं, जैसे कि अगर पूछा जाए औरंगजेब का बुढ़ापा, अगर पूछा जाए औरंगजेब का जो बुढ़ापा जो चित्र है, ठीक है, जो औरंगजेब का जो बुढ़ापा जो चित्र है वो किसका है, तो आपको याद रखना है अवनीनाथ ठाकुर का है।
ठीक है। फिर एक जो चित्र जो बहुत फेमस चित्र है भारत माता, ठीक है, भारत माता का चित्र आपने ज़रूर देखा होगा। तो भारत माता का चित्र किसने बनाया, तो वो भी किसने बनाया, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको एक एक चीज़ देखनी है, क्योंकि आपको हर चीज़ देखनी है। अब देखिए एक क्वेश्चन तो ये बना, दूसरा क्वेश्चन ये बना, तीसरा क्वेश्चन ये बना, चौथा क्वेश्चन ये बना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा नंदलाल बोस के बारे में देख लेते हैं। नंदलाल बोस को क्या कहा जाता है, बाबू मोशाय कहा जाता है। पूछा जाए बाबू मोशाय के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको नंदलाल बोस को याद रखना है। तो बाबू मोशाय के नाम से किसे जाना जाता है, तो नंदलाल बोस को जाना जाता है, ठीक है। फिर कुछ यहाँ पर और हम लोग चीज़ें देख लेते हैं। जैसे बंगाल शैली के जनक पूछा जाए तो बंगाल अवनींद्रनाथ ठाकुर, जाहिर सी बात है बंगाल शैली के जनक है। आपको बताया मैंने बंगाल शैली यहाँ पर मतलब जो आपकी आधुनिक चित्रकला है वो भी सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें भी कई हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। एक आप देखिए ऑब्जेक्टिव आपकी प्ले लिस्ट में कई सीरीज चल रही हैं। तो एक तो जो आपकी आधुनिक चित्रकला है एक वो सीरीज चल रही है, एक स्थापत्य कला है वो सीरीज चल रही है, इसके अलावा है भारतीय चित्रकला के इतिहास वो वाली सीरीज चली है, और एक आपकी यूरोपियन आर्ट। यानी कि मैंने हर टॉपिक से कुछ कुछ जो है वीडियोस मतलब मैंने अपलोड किए हैं, और जो है क्या करती हूँ और उसको प्ले लिस्ट में मैं सीरियल वाइज कर देती हूँ। जो भी आप प्ले लिस्ट खोलेंगे वहाँ पर आपको चीज़ें बिल्कुल सीरियल से मिलेंगी, बिल्कुल आपको लाइन से मिलने वाली हैं। तो आप स्टार्टिंग से देखिए, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जब मैंने आधुनिक चित्रकला स्टार्ट किया था तो उसमें जो जैसे बंगाल शैली आया, फिर E.V. हैवेल आए, फिर राजा रवि बंगाल शैली आती है, फिर राजा रवि वर्मा आते हैं, फिर E.V. हैवेल आते हैं, फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर आते हैं, फिर नंदलाल बोस आते हैं। तो ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो मैं उनको बता रही हूँ, देखिए पुराने उनको सब पता है, जो नए हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो अवनींद्रनाथ ठाकुर है वो बंगाल शैली के जनक है। पूछा जाए बंगाल शैली के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है अवनींद्रनाथ ठाकुर को याद रखना है। बंगाल शैली को और किस किस नामों से बुलाया जाता है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर आउट करनी है। तो बंगाल शैली को और किस किस नामों से बुलाया जाता है, तो आप याद रखिएगा टैगोर शैली। मान लीजिए वहाँ पर पूछ लिया जाए टैगोर शैली के जनक कौन है, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं। पूछ ले पुनरुत्थान शैली के जनक कौन है, तो भी कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना बंगाल शैली, टैगोर शैली, पुनरुत्थान शैली और पुनर्जागरण शैली, ये सारी शैली हैं क्या है, एक ही शैली के नाम हैं। वो किससे रिलेटेड है, ये सारी ही अवनींद्रनाथ ठाकुर या अवनी बाबू या अवनींद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। फिर हम बात करते हैं कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है। अब कैलाश मंदिर आपको बताना है कौन सी गुफा में स्थित है। देखिए जो मैं वीडियोस पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में उसको मैं बताती रहूँगी, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैंने क्या क्या अभी तक पढ़ाया है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बताया आपको कि यहाँ पर E.V. हैवेल में पढ़ा चुकी हूँ, राजा रवि वर्मा की वीडियोस आ चुकी है, अवनींद्रनाथ ठाकुर की भी आ चुकी है और नंदलाल बोस की भी आ चुकी है। इसलिए मैं बता दूंगी जिससे आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं और आप वहाँ पर जाके देख लें, जिससे कि अब क्योंकि आप बीच में कमेंट करते हैं कि मैम नंदलाल बोस पे वीडियो बना दीजिए, पता चला वो पहले से वीडियो बनी हुई आपको पता ही नहीं है, तो इस वजह से मैं बताती चलूँगी, ठीक है। अब बात करते हैं कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है, तो आपको ये बताना जो कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है, अजंता में, एलोरा में, बाघ में या एलिफेंटा में, ठीक है। तो किसमें है, एलोरा में जो है कैलाश मंदिर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एलोरा में क्या है, कैलाश मंदिर है, वो आपको याद रखना है। कैलाश मंदिर की वजह से ही एलोरा जो गुफा है वो फेमस है, ठीक है। और आपको याद रखना है जो एलोरा गुफा है ये भी कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, जैसे कि अजंता गुफा कहाँ है, वो भी महाराष्ट्र में है, और एलोरा गुफा भी कहाँ है, वो भी आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है। महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में कहाँ पड़ेगी, तो आपको याद रखना है औरंगाबाद, ठीक है। तो ये भी आपको औरंगाबाद आपको याद रखना है। अभी मैं आपको इसको जो है मैप में दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं, तो यहाँ पर 34 गुफाएं हैं, जबकि अजंता में कितनी गुफाएं, कुल गुफाएं जो हैं 30 हैं। कुल गुफाएं यहाँ पर 30 हैं, वैसे नंबर की अगर हम बात करें तो 29 हैं, तो वहाँ पर ज़रा कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर 30 गुफाएँ हैं और यहाँ पर कुल गुफाएँ कितनी, 34 गुफाएँ हैं। ये क्या है, तीनों धर्म से रिलेटेड, यानी कि जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, तीनों धर्म से रिलेटेड है एलोरा गुफा,
ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बाघ की गुफा की बात कर लेते हैं। बाघ की गुफा कहाँ पड़ेगी? मध्य प्रदेश में पड़ेगी। मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ेगी? धार जिले में पड़ेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ेगी? धार जिले में पड़ेगी। जो ये बाघ की गुफा जो है ये किस नाम से जो फेमस है? 5 पांडवों के नाम से फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी खोज किसने की थी? तो ये भी याद रखना है। कब की थी? तो 1818 में हुई थी। और किसने की थी? डेंगरफील्ड ने की थी। ठीक है, डेंजर आप याद रखिएगा। डेंगरफील्ड ने जो है इसकी क्या की थी? खोज की थी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? बाघ गुफा कहाँ पड़ेगी? बाघ गुफा आपकी पड़ेगी मध्य प्रदेश में पड़ेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ पड़ेगी? धार जिले में पड़ेगी। खोज किसने की थी? डेंगरफील्ड ने की थी। कब की थी? तो 1818 में की थी। ठीक है, एलिफेंटा गुफा आपकी कहाँ पड़ेगी? ये भी आपकी महाराष्ट्र में पड़ेगी। तो अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये तीनों गुफा आपकी कहाँ पड़ेंगी? ये आपकी पड़ेंगी महाराष्ट्र में पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने क्लियर की। ठीक है, अजंता मैंने आपको बता दिया। अजंता के अजंता को मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि अजंता को मैंने 2 डिटेल वीडियोज़ इसकी अपलोड की हैं और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए। तो अजंता आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर मैं बात करती हूँ, हाँ यहाँ पर मैंने बताया, आपको मैप से थोड़ा बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए आपका महाराष्ट्र है। ये वाला कौन सा जो है स्टेट पड़ेगा, राज्य पड़ेगा? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो गया महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र में यहाँ पर ये अजंता का ये है और यहीं पर आपकी एलोरा, यानी कि अजंता एलोरा आपकी पास पास पड़ती है। ठीक है, कहाँ पड़ेगी? महाराष्ट्र में पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कहाँ पड़ेगी। ये आपको मैप के ज़रिए देख लेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग। ठीक है, ऑयल कलर्स का। ठीक है, आपको बताना है ऑयल कलर्स का जो यूज़, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ऑयल कलर्स का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले, यानी कि इंडिया में, हमारे भारत में सबसे पहले तैल रंगों का यूज़ किसने किया था? तो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हैं आपके E.V. हैवेल, राजा रवि वर्मा, अवनींद्र ठाकुर या बेंद्रे। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर राजा रवि वर्मा को याद रखना है। यहाँ पर अवनींद्र ठाकुर में आपको वॉश पद्धति याद रखनी है और यहाँ पर आपको राजा रवि वर्मा में आपको ऑयल कलर्स याद रखना है, यानी कि तैल रंग का याद रखना है। ठीक है, तैल माध्यम आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको राजा रवि वर्मा के बारे में ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर हम बात कर लेते हैं कि राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना किलीमन्नूर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? किलीमन्नूर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कुछ हम लोग चीज़ें देखेंगे, पूरा ऐसा नहीं कि पूरा राजा रवि वर्मा पढ़ने लगे, पता चला राजा रवि वर्मा पे ही आधा घंटा हो जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? किलीमन्नूर में हुआ था। कब हुआ था? 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। और ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर पूछा जाए, मतलब महीना पूछा जाए, डे पूछा जाए, तो आपको 29 अप्रैल आपको याद रखना है। ठीक है, तो 29 अप्रैल 1848 में राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। कहाँ? किलीमन्नूर में हुआ था। क्लियर? फिर हम बात कर लेते हैं, देखिए E.V. हैवेल के बारे में कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, क्योंकि E.V. हैवेल के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बंगाल शैली के अगर पूछा जाए प्रेरणा स्रोत, ठीक है, अगर पूछा जाए बंगाल शैली के जनक, तो आपको याद रखना है अवनींद्र ठाकुर को। ठीक है, अगर बंगाल शैली के जनक पूछा जाए तो अवनींद्र ठाकुर को यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अगर पूछा जाए बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत तो आपको E.V. हैवेल को याद रखना है। दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, पता चला वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको साथ में बता दी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत कौन है, तो E.V. हैवेल हो जाएंगे। जन्मदाता कौन है, तो अवनींद्र ठाकुर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हुई। हैवेल ने कलकत्ता कला विद्यालय में विदेशी चित्रों को हटाकर भारतीय चित्रों को लगाया था। ठीक है, जो E.V. हैवेल थे, इन्होंने ही कलकत्ता में जो विदेशी जो चित्र पहले से लगे हुए थे, तो उनको हटा करके क्या किया था, वहाँ पर जो है भारतीय चित्रों को लगाया था। और परमिशन किसे, अगर पूछा किसकी परमिशन से, तो उस समय आपको याद रखना जो कर्जन जो गवर्नर थे, तो उनकी परमिशन लेकर के उन्होंने ऐसा किया। तो जाहिर सी बात है, आप खुद से तो वो कर नहीं सकते थे, तो वहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती थी। अब E.V. हैवेल क्या थे, अंग्रेज थे, तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने जो E.V. हैवेल थे, तो वो हमारी भारतीय चित्रकला से प्रभावित होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, जो बाहर के जो चित्र थे उसको हटा करके उसकी जगह पर हमारे भारतीय चित्रों को लगाया। और किसके, अब पूछा जाए किसके जो है मतलब परमिशन ली थी, तो आपको याद रखना कर्जन की। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कर्जन की जो है
परमिशन वगैरह ली थी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गांधार शैली को किस वंश का संरक्षण था। अब देखिए, गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो गांधार शैली और मथुरा शैली हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। स्थापत्य कला की सीरीज में जाइएगा तो आपको वहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने भी कहा था आपको मैं बताती जाऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो मैं आपको यहाँ पर याद दिलाती जाऊँगी। ठीक है, तो गांधार शैली को किस वंश का संरक्षण मिला था, यानी कि किस राजा का संरक्षण मिला था। तो शुंग हो जाएगा, मौर्य हो जाएगा, कुषाण हो जाएगा या गुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए, गांधार शैली के लिए आपको क्या याद रखना है, आपको कुषाण याद रखना है। ठीक है, गांधार शैली के लिए आपको कुषाण जो है जो वंश था तो उसका संरक्षण मिला था, ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है जो गांधार शैली इसको और किस किस नाम से बुलाते हैं, तो इसको बुलाते हैं ग्रीको बुद्धिस्ट नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए ग्रीको बुद्धिस्ट, तब भी आपको गांधार शैली को समझ जाना है, वहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्रीको बुद्धिस्ट भी अगर कहें तो भी किससे रिलेटेड हो जाएगी, तो आपकी वो भी गांधार शैली से रिलेटेड हो जाएगी। इस पर यूनानी शैली का प्रभाव था, यानी कि यूनान की थोड़ी सी झलक गांधार शैली में मिलती है। जैसे कि मथुरा शैली पूर्ण रूप से भारतीय शैली है, जबकि गांधार शैली पूर्ण रूप से भारतीय शैली नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस पे क्या है, यूनान की शैली का थोड़ा सा प्रभाव था, इस वजह से यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ग्रीक को ही यूनान बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया। जो भारतीय जो विषय थे उनको पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस क्या है, खास्तगीर हो जाएंगे। ठीक है, खास्तगीर हो जाएंगे, यहाँ पर यामिनी रॉय हो जाएंगे, अमृता शेरगिल हो जाएंगी, अमृता शेरगिल लेडी हैं। ठीक है, शीतेंद्रनाथ मजूमदार हो जाएंगे। तो ये आपको बताना है कि यहाँ पर भारतीय विषयों को पाश्चात्य, यानी कि भारतीय विषय कौन से लिए, भारतीय, और शैली उसमें यानी कि उसके बनाने का जो तरीका था वो क्या ले लिए, पाश्चात्य, यानी कि बाहर का लिया, अंग्रेजों का लिया, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर अमृता शेरगिल को आपको याद रखना है। किसको याद रखना है, अमृता शेरगिल को आपको याद रखना है, जो कहाँ की थी, ये आपकी कहाँ की थी, हंगरी के बुडापेस्ट की थी। ठीक है, कहाँ की थी, ये हंगरी बुडापेस्ट आपको याद रखना। पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि हंगरी बुडापेस्ट की कौन है, या पूछा जाए कि अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था, तो हंगरी बुडापेस्ट आपको याद रखना है। हंगरी बुडापेस्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इनके जो पिता थे यानी कि अमृता शेरगिल, यानी जाहिर सी बात बाहर की हैं, फिर यहाँ पर इंडिया में आती हैं और इंडिया से प्रभावित होती हैं, भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, इसीलिए यहाँ पर आके बस जाती हैं। ठीक है, तो इनके अगर हम फादर की बात करें, इनके पिताजी की अगर हम बात करें, वो क्या थे, वो भारतीय थे। ठीक है, जो इनके फादर थे वो तो भारतीय थे, लेकिन जो इनकी माँ थी, जो इनकी मदर थी, वो जो है क्या थी, वो जो है हंगरी की थी। ठीक है, तो इनकी माँ क्या थी, हंगेरियन थी, जबकि फादर क्या थे, वो भारतीय थे, ये आपको याद रखना है। और जो अमृता शेरगिल है, इनकी मृत्यु भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इनका जन्म कब हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो 30 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1913 में हुआ था, यानी कम उम्र में ही ये बहुत जल्दी ख्याति प्राप्त कर लेती है। हालांकि देखा जाए इनको जो ख्याति मिली थी, जो ये फेमस हुई थी, मरने के बाद ही इनको जो है ये बाद में फेमस होती हैं। ठीक है, तो जाहिर से देखा गया होगा कि जब कोई जिंदा होता तब तो उसका कोई नाम नहीं होता, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है उसकी सब लोग तारीफ़ें करने लगते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु कब हुई थी, 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो देखिए 1913 में इनका जन्म हुआ और 1941 में इनका इंतकाल हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर की। एक ही चीज़ आपको अच्छे से देखनी है, जिससे कि एग्जाम में आपको चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो 1913 और 1941 दोनों ही आपको याद रखना है। इनके पिताजी भारतीय, हो सकता है कंफ्यूजन वहाँ पर हो जाए कि मदर जो भारतीय थी कि फादर भारतीय थे, तो जो पिताजी थे वो भारतीय थे, जबकि माँ क्या थी, वो हंगेरियन थी। फिर हम बात करते हैं वेदों की रचना किस भाषा में हुई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। वेदों की रचना किस भाषा में हुई, तो ब्राह्मी हो जाएगा, फारसी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा या रोमन। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे वेद हैं वो कितने हैं, 4 वेद हैं। ठीक है, कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। ऋग्वेद, ठीक है, पहले आंसर दे लीजिए यहाँ पर, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताती हूँ। ठीक है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई, तो यहाँ पर आपको याद रखना है संस्कृत भाषा में हुई। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई।
4 वेद हैं, कौन कौन से वेद हो जाएंगे आपको नंबर 1 पे याद रखना है, ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद है। नंबर 2 कौन सा हो जाएगा, सामवेद। नंबर 2 कौन सा हो जाएगा, सामवेद। नंबर 3 कौन सा हो जाएगा, आपको याद है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 4 कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद या अथर्वा वेद भी बोल देते हैं, अथर्व क्योंकि अथर्वा ऋषि ने लिखा था इस वजह से अथर्ववेद। तो यहाँ पर ये 4 वेद हो गए। अब इससे रिलेटेड आपको और चीज़ें समझनी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि ये आर्ट का पोर्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें पूछा जाता है। देखिए, सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो आपको ऋग्वेद बताना है, संगीत का जनक पूछा जाए तो आपको सामवेद बताना है, और यजुर्वेद में क्या था, ये गद और पद दोनों में लिखा गया। पूछा जाए कौन सा ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो आपको यजुर्वेद को बताना है। और पूछा है किसमें जादू टोने का जिक्र है, औषधि का जिक्र है, यानी कि जादू टोना औषधि, तो इन सब चीज़ों का यूज़ किस में है, जिक्र किस में है, तो अथर्वा वेद में है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हुए आपको। ऋग्वेद सबसे पुराना, सामवेद संगीत का जनक, यजुर्वेद ऐसा वेद जो गद और पद में दोनों में लिखा गया है, और अथर्ववेद में जादू टोना औषधि इन सब चीज़ों का मतलब कह सकते हैं दवाई वगैरह का सारा यूज़ यहाँ पर किसमें मतलब जिक्र किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाए कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसमें हुआ है, तो आपको ऋग्वेद को याद रखना है। अगर पूछा जाए कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर हुआ है, तो आपको ऋग्वेद में याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर था। सर्वश्रेष्ठ रस माना गया। अब आपको बताना है जो रस है उसमें सबसे अच्छा जो रस कौन सा माना गया, सबसे सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा माना गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर है हास्य रस, श्रृंगार रस, शांति रस या करुण रस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस आपका राइट आंसर होगा, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक है, यानी कि प्रेमी प्रेमिका के मन में जो उत्पन्न जो रस होता है उसको श्रृंगार रस बोलते हैं। श्रृंगार रस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है, जब प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिलते हैं, यानी कि हीरो हीरोइन आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, जब क्या कहते हैं आशिक और माशूका आपस में मिलते हैं तो कौन सा होता है, संयोग रस होता है। ठीक है, और जब बिछड़ते हैं, जब रोना धोना होता है, उनको अपने पिया की याद आती है, उनको अपने जो है महबूब की याद आती है, तो वो रोना धोना चालू हो जाता है, तो कौन सा होता है, वियोग श्रृंगार। जब वियोग हो जाता है दोनों का, क्या कहते हैं घर वाले जब उनको पकड़ लेते हैं कि उनका चक्कर जो चल रहा होता है वो सब चीज़ें जब सामने आ जाती है तो उनका रोना धोना शुरू हो जाता है, तो वो कौन सा होता है, वियोग रस। तो यहाँ पर तो थोड़ी मजाक की बात रही थी, वैसे यहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ को भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा मजाक इसलिए मैं कर लेती हूँ जिसमें कि थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। तो इस तरीके से श्रृंगार रस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, इसका स्थायी भाव रति हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि भरत मुनि के अकॉर्डिंग रसों की संख्या कितनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए भरत मुनि के हिसाब से रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है। अब वैसे रसों की संख्या, रस है यहाँ पर, रस नहीं है। ठीक है, रस तो भीड़ भाड़ को कहते हैं, रस जो इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो रस की संख्या कितनी है, तो मेन जो रसों की संख्या वैसे 9 है। और भरत मुनि के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, भरत मुनि के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आपको 8 बताना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्णवत रेखा इनमें से क्या नहीं दर्शाती है। ठीक है, कर्णवत जो रेखा है इनमें से क्या नहीं दर्शाती है, ये आपको बताना है। व्याकुलता हो जाएगा, रेखाएं आपको पता है कई रेखाएं, सीधी रेखा, कर्ण रेखा, चक्र रेखा, ठीक है, पुंजीय रेखा, यानी कि ये भी एक TGT का ही टॉपिक है। तो आप जो वो सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग जब रेखा पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वीडियो बाई जाहिर सी बात एक एक करके ही बन सकती है, तो मैं आगे भी इसमें मतलब इससे रिलेटेड चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो कर्णवत रेखा इनमें से क्या नहीं दर्शाती है, ऑप्शन है व्याकुलता, गति, बेचैनी या गौरव, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या नहीं, यहाँ पर सबसे पहले नहीं देखा करिए कि नहीं तो नहीं क्वेश्चन में है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं दर्शाती, देखिए जो कर्णवत रेखा होती है वो क्या है, आपको जैसे कर्णवत रेखा कैसी होती है, ऐसे होती है, ठीक है। तो कर्णवत रेखा ये ऐसे कह लीजिए, यानी कि ऐसे कह लीजिए, या जो है क्या कहते हैं, ऐसे कह लीजिए या ऐसे कह लीजिए। तो इस तरीके से ये कौन सी रेखा होती है, कर्णवत रेखा होती है। ये क्या नहीं दर्शाती है, तो सबसे पहले क्या दर्शाती है, तो ये व्याकुलता को भी दर्शाती है, गति को भी दर्शाती है और बेचैनी को भी दर्शाती है, गौरव को नहीं दर्शाती है, ठीक है, गौरव को ये नहीं दर्शाती है, ये आपको याद रखना है। क्षैतिज रेखा जो होती है, जो क्षैतिज रेखा, कैसी क्षैतिज रेखा होगी, ये यानी कि पड़ी रेखा को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसको दर्शाती है, इसको विश्राम को दर्शाती है। यहाँ पर मैं लिखती जाती हूँ जिससे कि आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ये किसको दर्शाएंगी, विश्राम को दर्शाती है, यानी कि आराम है या शांति को दर्शाएगी, ठीक है। यानी कि अलग अलग रेखा, मतलब एक रेखा कई चीज़ों को दर्शाती है। या किसको दर्शाती है, मौन, यानी कि चुप्पी, बिल्कुल चुप है, साइलेंट है, साइलेंट मोड में है, बहुत ही शांत स्वभाव का जो होता है, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, वो क्या है, विश्राम को, शांति को और मौन को दर्शाती है, ठीक है। अगर हम बात करें ऊर्ध्वाकार, ठीक है, जो आपकी वर्टिकल जो होती है, जो सीधी खड़ी रेखा होती है जिसे बोलते हैं, ये वाली जो होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाकार बोलते हैं। ये किसको दर्शाती है, ये आपको याद रखना है, सत्य, ठीक है, कठोर, बिल्कुल खड़ा है, यानी कि अपनी चीज़ पे बिल्कुल अडिग है, यानी कि कुछ भी हो जाए वो नहीं हिलने वाला है। तो इस तरीके शक्ति, या शक्ति को भी दर्शाती है, कठोर जैसे बिल्कुल कठोर है, ठीक है, या शक्ति को भी दर्शाती है, ठीक है। तो इस, या महत्वाकांक्षा, यानी कि हमेशा ऊपर की ओर उठने वाला जो महत्वाकांक्षी होता है। तो एक लाइन जो आप में यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि जो है यहाँ पर मैंने कठोर बता दिया तो महत्वाकांक्षा नहीं, तो किसी वे में ले सकते हैं, जो हमेशा हमेशा सत्य बोलता है, सच का साथ देता है, तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी, याद रखना, ऊर्ध्वाकार रेखा, हिंदी में याद रखना आपको, ऊर्ध्वाकार रेखा। कठोर भी आपकी यही हो जाएगी, शक्ति आपकी हो जाएगी, या महत्वाकांक्षा, यानी कि बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, हर चीज़ मतलब अच्छा सोचता है और अच्छे पाने की हमेशा मतलब क्या कहते हैं, कोशिश करता रहता है। तो इस तरीके से ये वाली रेखा हो जाएगी। कर्णवत रेखा मैंने आपको बता दी। एक होती है एक पुंजी रेखा, इस तरीके से होती एक पुंजी रेखा जो होती है वो किसको दर्शाती है, वो दर्शाती है शोभा, ठीक है। शोभा आपको पता ही है, सजावट वजावट वाला, तो इस तरीके से कह सकते हैं किसको दर्शाती है, ये शोभा को दर्शाती है। या अभिलाषा, अभिलाषा को भी आप याद रखिएगा। देखिए एक लाइन कई चीज़ को मतलब आ सकती है, ये भी ध्यान रखना है। या एकाग्रता, जैसे कि जिसका दिमाग एकाग्र रहता है, इधर उधर भागता नहीं, जैसे कि आप देखते होंगे जब आप स्टडी करते होंगे तो आपके उस टाइम जो है थोड़ा सा आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट होने लगता है, ठीक है, यानी कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो सही से नहीं हो पाता है। तो वही बता रहे एक्यूरेसी है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट जिसका माइंड रहता है, तो वो किसको कौन सा हो जाएगी, यहाँ पर एक पुंजी रेखा हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर की, समझ में आपको आया होगा आई थिंक, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये आपकी कौन सी हो गई, ऊर्ध्वाकार रेखा हो गई, ये आपकी कौन सी हो गई, एक पुंजी रेखा हो गई। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, अभी और भी बहुत सी रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ पर रेखाएं अगर शुरू कर देंगे तो आपके आधा घंटा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, प्रागैतिहासिक काल मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। प्रागैतिहासिक काल में मैंने आपको बताया था पुरापाषाण काल क्या होता है, नवपाषाण काल क्या होता है, और क्या कहते हैं पुरापाषाण, प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। फिर आपको मैंने सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ाई है, तो मैंने उसको किस तरीके से क्या क्या वहाँ पर चीज़ें आई थी, तो एक एक चीज़ को मैंने वहाँ पर समझाया है, तो आप उसको देखिएगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। तो सिंधुवासी जो सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, तो किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है, नहीं करते थे। पायजेब, निष्क, ठीक है, या भुजबंद या करधनी, ये आपको बताना है। तो पायजेब का यूज़ नहीं करते थे, या निष्क का नहीं करते थे, या भुजबंद का नहीं करते थे, या करधनी। देखिए करधनी आपको पता है जो कमर पे बांधी जाती है, साड़ी के ऊपर आई थिंक बांधी जाती है, तो करधनी होती है। भुजबंद आपको बताना है, जो क्या कहते हैं बाजूबंद होता है, जो आपके हाथ के ऊपर जो जिसे कहते हैं आर्म पिट भी इंग्लिश में बोलते हैं, इसको आर्म पिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आर्म पिट जो है जिसे बोलते हैं बाजूबंद, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में बाजूबंद बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर
पहना जाता है? पायजेब आई थिंक पायल को कहते हैं। और निष्क को आपको बताना है कि निष्क क्या चीज़ होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? निष्क ही इसका आंसर होगा, लेकिन आपको बताना है निष्क किसे कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कितनी आपकी स्टडी चली, यानी कि आप सेल्फ स्टडी आप कितना कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चोंचदार मनुष्य, यहाँ पर मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए हैं। चोंचदार जो मनुष्य है वो आपको बताना है कहाँ पर चित्रित है? बाघ गुफा में, अजंता गुफा में, सुदामा गुफा में या जोगीमारा गुफा में, ठीक है। तो आपको बताना है जो चोंचदार जो मनुष्य है वो कहाँ पर चित्रित है। ऑप्शंस हैं बाघ, अजंता, सुदामा या जोगीमारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चोंचदार जो मनुष्य का जो चित्र है आपको कहाँ से मिल जाता है? ये आपको मिल जाता है जोगीमारा गुफा से मिल जाता है, ठीक है। बाघ गुफा के बारे में मैंने आपको शायद पढ़ाया है, हाँ बाघ गुफा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। जोगीमारा गुफा के बारे में भी आपको वीडियो मिल चुका है, आप देखिएगा, ठीक है। अजंता गुफा से पहले ही मैंने जोगीमारा पढ़ाया था, ठीक है। उसी प्ले लिस्ट में देखिएगा, आपको मिल जाएगी भारतीय चित्रकला का इतिहास वाली जो प्ले लिस्ट है, उसमें आपको जोगीमारा गुफा मिल जाएगी, ठीक है। बाघ गुफा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं, ठीक है। कितनी गुफाएं हैं यहाँ पर? 9 केव्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं बाघ की गुफा में, ठीक है। इसमें जो आपको ये भी याद रखना है, गुफा संख्या जो 4 है उसको रंग महल नाम दिया गया। पूछा जाता है गुफा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रही। जो गुफा संख्या 4 है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि इसमें गुफाओं के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें जो गुफाओं के नाम दिए गए हैं, तो गुफा नंबर जो 4 है उसको क्या कहा जाता है? रंग महल के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा बाघ की किस गुफा को रंग महल के नाम से जाना जाता है, तो आपको गुफा नंबर 4 बताना है, ठीक है। टाइमिंग अगर पूछ ले तो टाइमिंग भी आपको ध्यान रखनी है। 500 ईसा पूर्व से आपको याद रखना है, ठीक है। 500 से आपको इस तरीके से चीज़ें याद रखनी, जिससे कि 500 से लेकर के 700, ठीक है। तो ईस्वी, सॉरी, ठीक है। तो आपकी ईस्वी आपको याद रखनी है, 500 से लेकर 700 आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन, हाँ ये वाला इसका आंसर हो गया। तो आंसर हो गया चोंचदार मनुष्य किसमें है? जोगीमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रोड्स। अब देखिए अभी यहाँ पर हम लोग चित्र के माध्यम से चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, याद रखिएगा। देखिए रोड्स के द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है, यानी कि दृश्य की अनुभूति होती है। किस रोड्स जो होता है, रोड्स होता है क्या, मैं अभी आपको बताऊंगी। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति, यानी कि दृश्य की अनुभूति होती है। लाल रंग की, लाल पीला रंग यहाँ पर हो जाएगा, या फिर या हरा काला होगा, या सफ़ेद काला होगा, या नीला पीला होगा। ये आपको बताना है कि आपको बताना है कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जो रोड्स के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर सफ़ेद काले रंग की अनुभूति होती है, सफ़ेद और काले रंग की अनुभूति होती है, ये आपको बताना है। अब ये होता कहाँ, ये जो रोड्स होता है ये कहाँ होता है? ये रेटिना की संवेदी कोशिकाओं को रोड्स, ठीक है, यानी कि वहाँ पर होता है। जो रेटिना की जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर आपको याद रखना, देखिए अभी यहाँ पे रेटिना की जो संवेदी जो कोशिकाएं होती है उसमें क्या होते हैं? रॉड्स होते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखा हुआ है, हालांकि ये होता है रॉड्स बोलते हैं इसको, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? छड़ बोलते हैं, ठीक है, रॉड, ठीक है, रॉड। और क्या होते हैं? कोन से होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना कोन्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? शंकु, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। ये क्या करते हैं? अब देखिए इनका काम क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इनका काम, यानी कि जो रॉड्स हैं उनका काम क्या होता है, और शंकु है उनका काम क्या होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये देखिए जो रॉड्स होते हैं ये क्या करते हैं? धीमे प्रकाश के लिए संवेदी होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है? धीमे प्रकाश, अगर पूछा जाए, हालांकि इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए, धीमे प्रकाश के लिए। और ये जो होते हैं ये रंगों का आभास कराती हैं, ये क्या करती हैं? ये रंगों का आभास कराती हैं। तो जाहिर सी बात है धीमे प्रकाश के लिए हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? थोड़े से तेज प्रकाश के लिए हो जाएंगे। तो ये क्या करती हैं? रंगों का आभास कराती हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ें मैंने बताई, आपको सिर्फ याद इतना रखना है। जो रॉड्स होती हैं वो क्या करती हैं? सफ़ेद काले की अनुभूति कराती हैं। कहाँ होती हैं? ये हमारी रेटिना में होती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने पिक्चर ले रखा है, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी रेटिना हो गई, ये रेटिना हो गई।
तो आपको आँख का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको यही देखना है। पूछा गया था क्वेश्चन, क्योंकि कलर से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी हैं, तो यहाँ पर देखिए ये कॉन्स हैं और ये रॉड्स हैं, तो ये सब आपकी क्या हो जाएगी, ये आपको पिक्चर देख लीजिए, आपको पिक्चर भी मैंने लिखा है जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, आपको एग्जामिनेशन में कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन हॉल में, यानी कि जब हॉट सीट पर बैठते हैं तो आपको चीज़ें ईजी चीज़ भी टफ लगने लगती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए, तो ये आपको जो है इसी का निकाल करके थोड़ा सा उसको बड़ा करके जूम करके बनाया गया है। ये आपको जो ये पार्ट है ये आँख के अंदर का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये कोन्स हो गए और ये रॉड्स हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है। सबसे हार्ड पेंसिल आपको बताना कौन सी होती है, एच होती है या HB होती है या 2B होती है या 9B होती है। ठीक है, तो सबसे हार्ड पेंसिल आपको बताना है कौन सी होती है। देखिए ये देखिए मैंने पेंसिल्स के पिक्चर ले रखे हैं, आपको अपना बचपन याद आ रहा होगा, हालांकि अभी भी पेंसिल का आप यूज़ करते होंगे, मैं तो करती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप पिक्चर देख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सबसे हार्ड जो पेंसिल होती है वो कौन सी होती है, एच होती है। ठीक है, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी हो जाएगी, एच। देखिए एक होती है आपकी एच करके होती है, एच होती है, फिर 2H होती है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जिससे आपकी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एच का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1 मिनट में कहाँ लिखूँ, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, सबसे जो हार्ड, एच का मतलब क्या होता है, हार्ड। एच का मतलब क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी पेंसिल आती है, जैसे कि एच आ जाएगी, ठीक है, 2H आ जाएगी, फिर 3H आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आती जाती 4H आ जाएंगी। ठीक है, और जो है 9H आती है। ठीक है, 9H आती है, दिख रहा है आपको, 1 मिनट यहाँ पर वाइट कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है इससे, हाँ ये देख लेते हैं, 9H आ जाती है। ठीक है, और क्या कहते हैं 10H आती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर HH बढ़ते चले जाते हैं। अगर पूछा जाए सबसे कठोर, इसमें पूछा जाए एच में सबसे कठोर, सबसे हार्ड कठोर कौन सी होती है, तो ये वाली यानी कि 9H जो होती है वो सबसे कठोर होती है। ठीक है, 9H वाली जो पेंसिल होती है, 9H या 10H जो होती है वो सबसे कठोर होती हैं। ठीक है, और आपको याद रखना दूसरी भी चीज़ें आपको याद रखनी है। 1 मिनट ज़रा रुक जाइए, थोड़ा सा वेट करिए, तो आपको मैं अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर करूँगी जिससे कि आप एग्जामिन सब कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो 9H और 10H जो है सबसे हार्ड पेंसिल होती हैं, यानी कि जो पीछे की जो चीज़ें बढ़ती जाएंगी वो आपको ध्यान रखना सबसे कठोर होती हैं। ये क्या होती है, सबसे कठोर होती हैं। फिर आपको याद रखना सॉफ्ट पेंसिल होती है, जिसको हम लोग क्या किससे करते हैं। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर की होती हैं, तो सॉफ्ट वाली आपको याद रखना, जिसमें होती हैं बी हो जाएगी, 2B हो जाएगी, ठीक है, 3B हो जाएगी, और 4B आती है, और 6B आती है, 6B आती है, 9B हो जाएगी। ठीक है, 9B आती है। ठीक, तो अगर पूछा जाए सबसे जो है हार्ड कौन सी होगी, तो आपको ध्यान रखना है ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे सॉफ्ट कौन सी होती है, तो आपकी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, सबसे सॉफ्ट पूछा जाए तो 9B यानी कि बी वाले में सॉफ्ट होती है, और ये वाली जो आपकी, हाँ ये भी ध्यान रखना है, ये वाली जो पेंसिल होती है वो ज़्यादा ब्लैक होती है, यानी कि ये क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है, यानी कि इसको जो है क्या है, ब्लैक कलर ज़्यादा डार्क होती हैं। ठीक है, जबकि ये वाली जो पेंसिल होती हैं वो थोड़ी सी धुंधली होती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया चीज़ें, आई थिंक आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो गया होगा। तो कठोर पेंसिल आपको याद रखना है, हार्ड मीन्स कठोर, तो एच वाली जितनी पेंसिल है वो क्या हो जाएंगी, आपकी कठोर हो जाएंगी, और जो बी वाली पेंसिल वो आपकी क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएंगी, और जब ब्लैक होंगी तो वो क्या है, थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी। ये आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर करनी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो आप यहाँ पर चीज़ें भूलेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए कुछ मैंने पेंसिल ले रखी है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है इस तरीके से, 1 मिनट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5B लिखा है, 4B लिखा है, 3B लिखा है, फिर यहाँ HB है, यहाँ पर H है, फिर 2H है, फिर 3H है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैंने दिखा दी, तो आपको यहाँ पर पेंसिल्स के प्रकार भी पता चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है। देखिए यहाँ पर आ गया सबसे हार्ड, नहीं ये फिर से आई थिंक क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। 1 मिनट, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। लिथोग्राफी के लिए
उपयुक्त पत्थर कहाँ से, यानी कि जो आपका हिंदी में बोलते हैं लिथोग्राफी और इंग्लिश में बोलते हैं लिथोग्राफी, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लिथोग्राफी होता है। तो लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे इटली की क्वेरी में, बवेरिया की क्वेरी में, या म्यूनिख हो जाएगा या ज्यूरिख हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका आंसर कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। इटली की क्वेरी में हो जाएगा, या बवेरिया की क्वेरी में हो जाएगा, या म्यूनिख में हो जाएगा, या ज्यूरिख में हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। लाओकून क्या है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसको अच्छे से देखिएगा कि क्या है, आपको मुझे बताना है। ऑयल पेंटिंग है, वाटर कलर है, यानी कि वाटर कलर है, या तो स्कल्पचर है, या आपका म्यूरल है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑयल पेंटिंग होगा, वाटर कलर होगा, स्कल्पचर होगा, या म्यूरल होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, स्कल्पचर आपको याद रखना है, यानी कि मूर्ति, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, मूर्ति हो जाएगी, जो रोम की खुदाई में मिली थी, ठीक है। ये क्या हुई थी, रोम की जब खुदाई हुई थी, रोम की खुदाई में मिली थी, ठीक है, में मिली थी। कब मिली थी, तो 1506 में मिली थी। कब मिली थी, तो 1506 में मिली थी। तो लाओकून, ठीक है, लाओकून क्या हो जाएगी, ये क्या है, एक मूर्ति है जो रोम की खुदाई में 1506 में मिली थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये आज के हैं 15 क्वेश्चन। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। 15 क्वेश्चन से हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस निकाले हैं। आप सिर्फ यहाँ पर 15 क्वेश्चन सोचते हैं कि मैम ने सिर्फ 15 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन से आप खुद देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को शेयर करिएगा। लास्ट में कहती हूँ कि अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो शेयर करिएगा। बीच में मैं आपसे बिल्कुल नहीं करती कि लाइक करिए, कमेंट करिए या शेयर करिए, ये सब मैं नाटक नहीं करती। अगर आपको चीज़ें जब समझ में आती तो आप ज़रूर करेंगे, और वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि और लोगों तक पहुँचे। फिर वो खुद ही देखेंगे, उनको चीज़ें अच्छी लगेंगी तो जाहिर सी बात है लाइक करेंगे, नहीं अच्छी लगेंगी तो डिसलाइक कर देंगे, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन आप वीडियो को शेयर किया करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। शेयर ज़रूर किया करिए, चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।